नमस्कार दोस्तों, मैं हूं KK7 न्यूज का चीफ एडिटर कृष्ण कुमार कसौधन। हम आपके लिए लाते हैं प्रतिदिन नई ताज़ी खबरें और समीक्षा। आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएंगे, जहां कुछ राज्यों में जहां वो हार तो हुई है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां उसकी ज़बरदस्त पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रही है। लोकसभा में अपने दम पर बहुमत के आंकड़ों के हिसाब से बीजेपी के पिछड़ जाने को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। राजनीतिक क्षितिज पर बीजेपी और संघ के बीच कथित तनातनी की चर्चाएं चटखारे लेकर हो रही हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी हृदय प्रदेशों में बीजेपी के पिछड़ने के बाद विपक्ष उम्मीद से भरा हुआ उठा है। चुनावी राजनीति में हार जीत के बाद विजेता की मिजाज पुरसी और पराजित की बलैया लेने का चलन पूरी दुनिया में है, लेकिन इन पूरी चर्चाओं के बीच एक चर्चा सिरे से गायब है। नतीजों में पिछड़ने के बावजूद बीजेपी ने कुछ इलाकों में कुलांचे मारने में सफल भी हुई है। उड़ीसा और तेलंगाना के नतीजों की इस संदर्भ में चर्चा भी हो रही है, लेकिन कम से कम 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी का प्रदर्शन ध्यान खींच रहा है। पंजाब, केरल और तमिलनाडु में बीजेपी ने बिना किसी बड़ी बैसाखी के सहारे जो प्रदर्शन किया है, उसे बीजेपी के सियासी अदावत रखने वालों को चिंता होना चाहिए। ये लोग चिंतित जरूर हुए होंगे। किसान आंदोलन के दौरान एक जगह की खूब चर्चा हुई। अंबाला के पास पंजाब की सीमा जहां जुड़ती है, वहां शंभू बॉर्डर के नाम से जानी जाती है। दोबारा जब किसान आंदोलन उभरा था तो हरियाणा की पुलिस ने यहीं पर पंजाब से आ रहे आंदोलनकारी किसानों को रोक लिया था। शंभू बॉर्डर किसानों को रोकने के लिए ही चर्चा में नहीं रहा, बल्कि बीजेपी विरोधी बौद्धिक इसका इस्तेमाल उनके खिलाफ भी करने लगे थे। कहा जाने लगा था कि बीजेपी शंभू बॉर्डर को पार नहीं कर पाई है। किसान आंदोलन को लेकर मान लिया गया था पूरा पंजाब ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी तक को होशियारपुर से आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। सीटों के लिहाज से बीते आम चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, लेकिन वोटों के हिसाब से देखें तो पार्टी ने जबरदस्त उछाल मारा है, वह भी किसी बैसाखी के बिना। पार्टी ने बड़ी सेधमारी की है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बनी एनडीए के जमाने से बीजेपी पंजाब में देश की दूसरी सबसे बड़ी पुरानी पार्टी शिरोमणि अकाली दल यानी एसडी के छोटे भाई की भूमिका में रही। जालंधर, अमृतसर, पटियाला और लुधियाना जैसी शहरी सीटों पर भी वह अकाली दल के सहयोग से चुनाव लड़ती रही। अकाली नेतृत्व उसे राज्य की राजनीति में अपने छोटे भाई या कई बार पिछलग्गों की भूमिका में रखता रहा। बीजेपी की अपनी राजनीति को सीमित करने के लिए अकाली प्रयास का पहला विरोध नवजोत सिंह सिद्धू ने किया। यह बात और है कि वे सफल नहीं हुए। बीजेपी के बजाय उन्हें कांग्रेस में ठौर तलाशना पड़ा। किसान आंदोलन के दौरान पंजाब के राजनीतिक माहौल को देखते हुए अकाली दल ने बीजेपी से अपनी अलग राह कर ली। इसके बाद बीजेपी ने अपने दम पर आगे बढ़ने की सोची। इसका असर आम चुनाव में भी दिखा। अकाली के सहयोग से 2019 में चुनाव लड़कर महज 9.63% मत हासिल करने वाली बीजेपी ने घोर विपरीत हाल में 2024 में 2 गुने से ज्यादा यानी 18.56% मत हासिल किए हैं। बीजेपी के बारे में पंजाब में कहा जाता रहा कि वह शहरी हिंदुओं की पार्टी है। राज्य में हिंदू आबादी करीब 38.5% है। पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को महज 25 और 26% मत ही मिल सके हैं। चौतरफा और कई जगह पंचकोणी मुकाबले के चलते कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही। जो अकाली दल बीजेपी को अपना पिछलग्गू बनाने की कवायद में जुटा रहता था, उसे 13% से करीब कम मतों से ही संतोष करना पड़ा। हाँ, उसे एक सीट जरूर मिली है। कर्नाटक को छोड़ दे तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र और तेलंगाना में चुनाव में वोट भाजपा के लिए सपना जैसा रहा। तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियों का दबदबा है। तमिलनाडु की राजनीतिक जमीन बीजेपी के लिए ऊसर मानी जाती रही है, लेकिन बिना किसी द्रविड़ राजनीतिक बैसाखी के सहारे पार्टी ने पहली बार 2024 में खुद की जमीन तैयार करने की सोची। अन्नामलाई की अगुवाई में पार्टी करीब 11.1% वोट पाने में सफल रही। राज्य के 39 में से महज 19 सीटों पर ही वह उतरी थी, जबकि 4 जगहों पर उसके सहयोगी दल उतरे थे। 2019 के चुनाव में पार्टी को यहाँ महज 3.6% वोट ही मिले थे। कांग्रेस इस बार के अपने प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के ऊपर खूब तंज कस रही है। तमिलनाडु में उसे सीटें भले ही मिली,
लेकिन जिसका श्रेय गठबंधन को जाता है, लेकिन उसे बीजेपी से भी कम यानी 10.78% ही मत मिले हैं। तमिलनाडु से ही सटा केरल है, जहां त्रिशूर सीट पर बीजेपी को जीत मिली है। बीजेपी को साल 2019 के आम चुनाव में यहां से करीब 15% वोट मिले थे, इस बार बढ़कर 20% से ज्यादा हो गए हैं। पार्टी तिरुवनंतपुरम सीट पर दूसरे नंबर पर रही। पार्टी का अतिगल अल्लापुझा में जबरदस्त प्रदर्शन रहा। दिलचस्प यह है कि यहाँ पार्टी हिंदू समुदाय के बजाय ईसाई समुदाय में पैठ बनाती दिख रही है। आंध्र प्रदेश की बीजेपी की सफलता में टीडीपी और एन चंद्रबाबू नायडू का सहयोग भी शामिल है, लेकिन तेलंगाना की कामयाबी उसकी अपनी है। 2019 के आम चुनाव में पार्टी को राज्य में 19.65% वोट और 4 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को 35.04% वोट और 8 सीटें मिली हैं। पार्टी की यह बड़ी जीत है। वह वहां पर सत्ताधारी कांग्रेस से मुकाबला कर रही है। कुछ महीने पहले जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो नैरेटिव गढ़ा गया था कि उत्तर भारत के लोग जहां जाति और धर्म के आधार पर वोट डालते हैं, वहीं दक्षिण के लोग मुद्दों पर मतदान करते हैं। इस बार बीजेपी और उसके वोटरों को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दक्षिण और पंजाब जैसे राज्य में बीजेपी की बढ़ती पैठ के संदर्भ में इस नैरेटिव को सही माना जाना चाहिए। दिलचस्प यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले की तुलना में इंडिया गठबंधन को बेहतर नतीजे मिले हैं, तो क्या उस पर जाति और धर्म वाला नैरेटिव लागू नहीं होता? राजनीतिक पंडितों और इंडिया गठबंधन को इस संदर्भ में सोचना चाहिए। बहरहाल चाहे जो भी, उड़ीसा तेलंगाना के नतीजे, पंजाब, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की बढ़ती पैठ का साफ संदेश है। बीजेपी कांग्रेस की तरह अखिल भारतीय पार्टी बन चुकी है। कभी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी के नाम पर उपहार झेलती रही पार्टी अब अन्य जाति और धार्मिक समुदाय में भी पैठ बना रही है। बीजेपी की बुनियाद हिंदुत्व है, जिसे वह भारतीयता का प्राण बिंदु मान रही है। इसी बुनियाद पर वह आगे बढ़ रही है। पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भाजपा धमक बना रही है। जो लोग भाजपा को पूर्ण बहुमत न मिलने पर तमाम कमियां गिना रहे हैं, उन लोगों को यह भी जानना चाहिए, भाजपा अब केवल हिंदी भाषी क्षेत्र की पार्टी नहीं रही, बल्कि यह पूरे भारत में फैल चुकी है। 2024 के चुनाव नतीजों को इस संदर्भ में देखा और समझा जाना चाहिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।